अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। राइट, सो लास्ट टाइम हम देख रहे थे डिटर्मिनेंट्स को, और मोर स्पेसिफिकली हमने देखा ये था कि वेल डिटर्मिनेंट्स की सबसे ज़्यादा जो मतलब यूजफुल क्या कहेंगे एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में डेवलप करने से पहले मैं ये देख सकता हूँ कि बेसिकली डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, और मतलब उसका हमने तरीक़ेकार भी देखा था, और एक्चुअली हमने देखा ये था कि बेसिस वेक्टर्स जिस पैरेललोग्राम को स्पैन कर रहे होते हैं, ये उसका एरिया नाप रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने ये लास्ट टाइम स्टार्ट ये किया था कि मेरे पास इस तरह की कोई भी एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो सकता है, जो कि मेरे वेरिएबल्स को मुख्तलिफ तरीकों से उस पे कंस्ट्रेंट करे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स, वाई, ज़ेड, मेरे पास लेट्स से एक घर है, उसका वेल उसकी सो ये तो मैं वैसे इंटरप्रिटेशन में एग्जांपल दे रहा हूँ, मगर एक एक्स वाई ज़ेड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक घर है, उसका एरिया एक्स है, उसमें कितने कमरे हैं वो है वाई, और उसकी जो प्राइस है वो है लेट्स से जी। सो अब ये एक जो क्या कहेंगे, एक घर है, उसके वेरिएबल्स आपस में लीनियरली रिलेटेड हैं, ठीक है? इस सिर्फ ये एक इक्वेशन मुझे ये कह रही है। ये दूसरी इक्वेशन कह रही है कि वही वेरिएबल्स दूसरे तरीके से भी रिलेटेड हैं, और ये तीसरी इक्वेशन कह रही है कि वही वेरिएबल्स तीसरे मतलब एक और तरीके से रिलेटेड है आपस में। सो एक घर बेसिकली 3 लीनियर तरीकों से रिलेटेड है, और अगर मेरे पास 100 घर हैं तो वो जो 100 के 100 घर हैं वो बेसिकली सेम लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? सो अब मेरे पास लेट्स से ये अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो कि मतलब एक वेक्टर या एक घर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू सम अदर वेक्टर, ठीक है? सो इसका मैं इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ, और अगर आपसे पूछा जाता है कि भई मुझे तुम उस घर के मतलब वो जो एक घर था उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, इस तरह के जब मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँ तो वो घर इस नए घर में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है? व्हाटएवर दैट मीन्स। अब मैं करूँ क्या ये कि मतलब हमने देखा था कि इसका वो जो तरीक़ेकार था, वो ये था कि मतलब मैंने करना है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का रिवर्स फाइंड करना है, और बेसिकली उसमें अहमियत ये थी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस तरह की होती है कि मेरे पास एक्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है इनटू अ वेक्टर, और वो जो वेक्टर होता है वो मतलब इस तरह भी हो सकती है ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सारी की सारी 2D स्पेस को 1D लाइन में ट्रांसफॉर्म कर दे। जिस केस में, और हम जो केस देखा था वो उस केस में मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, और दूसरा केस इस तरह हो सकता है कि मेरे पास डिटरमिनेंट 0 ना हो, या यूँ कहें कि जो पूरी की पूरी 2D स्पेस है वो अपनी किसी लोअर डायमेंशन में ट्रांसफ़ॉर्म ना हो। ठीक है जी, सो बेसिकली अब मेरे पास 2 केसेस बनते हैं, और पहला केस ये है कि जिसमें डिटरमिनेंट 0, और दूसरा केस ये है कि जिसमें डिटरमिनेंट 0 ना हो, या यूँ कहें कि जो मतलब सारी की सारी 2D स्पेस है, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बाद भी आप पूरी की पूरी 2D स्पेस में नेविगेट कर सकें। अब हम चाहते ये हैं कि बेसिकली मुझे वो इनपुट वेक्टर एक्स बताया जाए कि जिसपे मैं ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करूँ तो वो आउटपुट वेक्टर वी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, और उसका मतलब उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं बेसिकली ए इनवर्स निकालूँगा, और ए इनवर्स को मैं जो हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी थी कि वो बेसिकली अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास बेसिस वेक्टर्स आ जाए वापस। और जो मेरे पास सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि मैं बेसिकली वो जो रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है उसको जब वी पे अप्लाई करूँगा तो मेरे पास इनपुट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है? यानी एक वेक्टर वी है, मेरे पास इन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, जो कि इनवर्स है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन यानी वो जो बेसिकली ए इनवर्स है, उसको मैंने जब अप्लाई किया तो मैं वी से एक्स पे आ गया। अगर मैं ए को अप्लाई करता हूँ एक्स पे तो वी पे आता हूँ, और ए इनवर्स को अगर अप्लाई करता हूँ वी पे तो एक्स पे आता हूँ, ठीक है? सो मैं अब मतलब मेरा मकसद ये है कि मैं इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करूँ
जो कि ए इनवर्स होगी, मगर उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि जब मैं उस ए इनवर्स को किसी भी एक वेक्टर वी पे अप्लाई करूँगा, तो आउटपुट मेरे पास बेसिकली वही वेक्टर एक्स आ जाएगा जो मैं चाहता था। ठीक है? सो अच्छा, और इसमें भी मतलब हमारे पास ये कंस्ट्रेंट है कि लेट्स से अगर मेरे पास कोई 2D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, जिसके लेट्स से ए, बी, सी, डी पैरामीटर और ईएफ हैं, तो आपके पास यूँ कहें कि एक्स और वाई 2 ही अननोन्स हैं, जो कि वेक्टर आपने निकालने हैं, और 2 अननोन्स के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए। तो इसीलिए वो आपके पास अ, य 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बनी। इसलिए आपके पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए अगर 2 अननोन्स हैं, एक्स और वाई, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। अच्छा, सो सेम स्टोरी बेसिकली 3D में भी अप्लाई होती है, 3D स्पेस में। सो अगर तो आपके पास इस तरह का वेक्टर है जो कि 3D वेक्टर है, सही है? या यूँ कहें कि उसके आपके पास 3 फीचर्स हैं। तो अब आप इस तरह का वही अगेन स्टोरी है कि आपने इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है कि जो कि अब जब अब वी पे मैं अप्लाई करूँ तो एक्स आए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी, वो ए इनवर्स ही बनेगी, ठीक है? ठीक है, सो अगर तो ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, या यूँ कहें कि वो 3D स्पेस को लाइन या पॉइंट या प्लेन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही, तो आपके पास इस तरह की कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी जिसको आप ए से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास वो तीनों के तीनों बेसिस वेक्टर्स आ जाएँ ओरिजिनल जो आपके पास थे, ठीक है? सो हम मतलब एक कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की लाज़मी होगी कि आप पहले ए करें और फिर इन्वर्स करें, तो आपको पता ये चले कि आपके पास आई, जे के यानी 3D स्पेस में हम हैं, तो 3 बेसिस वेक्टर्स हैं और वो तीनों के तीनों आ जाएँ, ठीक है? मगर उसमें ये लाज़मी है कि ए इनवर्स एग्ज़िस्ट करे, या यूँ कहें कि डिटर्मिनेंट 0 ना हो, या 3D स्पेस 2D प्लेन में कोलैप्स ना हो, 1D लाइन में कोलैप्स ना हो और पॉइंट में कोलैप्स ना हो। 3D स्पेस में ही ट्रांसफॉर्म रहे, ठीक है? तब ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है? सो चाहे 2D स्पेस हो, यानी चाहे प्रॉब्लम 2D की फॉर्म में हो, चाहे प्रॉब्लम इन 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में हो, करना आपने यही है कि जो भी मैट्रिक्स होगी ए, उसको आपने उसके इनवर्स को वी से मल्टीप्लाई कर देना है। मसला ये है कि अब इस तरह का केस भी हो सकता है कि जिसमें डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, या यूँ कहें कि वो जो लेट्स से ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर 2D ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो इस तरह करे कि आपके जो बेसिस वेक्टर्स है, उसको एक लाइन पे लाई कर दे। यानी इसमें फॉर एग्जांपल ये आई हैट है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आई हैट इधर आ गया और जे हैट इधर आ गया, ठीक है? तो अब इस केस में आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि आप 2D स्पेस को एक लाइन में ले आए हैं, वापस नहीं जा सकते। यानी ए इनवर्स इसलिए नहीं फाइंड कर सकते कि यू नो अब आप मतलब 2D स्पेस से 1D लाइन में हैं, आप 1D लाइन को अगर खोलेंगे, या यूँ समझें कि एक वेक्टर खोलेंगे, तो आपके पास मल्टीपल वेक्टर्स आएँगे, जिस पे जब आप ए अप्लाई किया आपने, तो वो एक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, ए में ट्रांसफॉर्म हो गया, सॉरी, जो आउटपुट वेक्टर है उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है? यानी कि से कि आपके पास एक 2D स्पेस थी, आपने एक मैट्रिक्स ए अप्लाई की और वो एक लाइन पे चलेगी, ठीक है? यानी डिटरमिनेंट 0 है। इसका मतलब ये है कि यानी अगर आपको वो स्टोरी याद हो, तो हम कहते ये थे कि ये जो ए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, यानी पिछली स्लाइड में हमने देखा था, मुझे वो एक्स चाहिए कि जब ए उस पे अप्लाई हो, तो वो एक्स किसी नए वेक्टर वी में ट्रांसफॉर्म हो जाए और उस वी वेक्टर के मुझे कोऑर्डिनेट्स बताऊं, ठीक है? सो अब अगर तो आपके पास इस तरह का केस है कि लेट्स से जो आउटपुट वेक्टर था, मतलब वो जो वी आउटपुट वेक्टर वी है, वो ये वाला येलो वाला, ठीक है? यानी आपको वेक्टर एक्स चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स ए थी वो इस तरह की थी कि उसने एक्स को 2D स्पेस से उठा के, मतलब किसी भी एक लोकेशन से उठा के 2D इसमें डाल दिया, ठीक है? सो ये वाली आपके पास क्या कहेंगे, येलो कलर में जो है वेक्टर वी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आई हैट और यहाँ से लेके यहाँ तक जे हैट है, ठीक है? अब मसला ये कि अगर मैं इसको फॉरवर्ड प्ले करूँ, तो अब आपको ये पता चलेगा कि मतलब अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो इतने सारे बनते हैं, यानी एक्स इतने सारे वेक्टर्स हैं
जिनको जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया है तो वो सारे के सारे इस सिंगल वेक्टर v में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, ठीक है। यानी अभी तो मैं आपको रिवर्स चल रहा हूँ ना, यानी मैंने तो आपसे वो बेसिकली वो इनपुट वेक्टर मांगा है जो कि इस आउटपुट वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है येलो कलर के वेक्टर में, ठीक है। मगर स्टोरी ये है कि वो जो इनपुट वेक्टर है वो एक वेक्टर नहीं है, वो इतने सारे वेक्टर्स हैं जो कि मेरे पास यानी कि मेरे पास बहुत सारे वेक्टर हैं जो कि एक वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यानी इतने मतलब पूरी की पूरी लाइन है जिस पे कोई भी एक्स हो सकता है, जिस पे मैं ए अप्लाई करूं तो वो इस आउटपुट वेक्टर वी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। यानी मैंने तो आपको क्या जो मैं आपको चीज बताऊंगा वो इस वेक्टर वी के कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा, ए की मैट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपसे पूछूंगा भाई मुझे वो वेक्टर्स बताओ, कोई सा भी एक एक्स बताओ कि जिस पे मैं अगर ए में अप्लाई करूं तो वो वी में मतलब आउटपुट आपके पास ये येलो कलर का वेक्टर है। अब इसका मतलब ये है कि मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि भाई वो एक वेक्टर नहीं है बल्कि एक असल में अगर आप देखें तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी चूंकि उसका डिटरमिनेंट जीरो था, तो आपको मालूम होगा कि उसने पूरी की पूरी लाइन थी उसको एक वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यानी आउटपुट वेक्टर वी तो एक ही वेक्टर है, मगर इनपुट जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो कि आपके पास वेरिएबल एक्स है वो बेसिकली कोई भी एक वेक्टर हो सकता है, ठीक है। सो अब इसमें वेल इसमें मसला ये है कि एक तो जो डिटर्मिनेंट्स, और ये स्टोरी 2D में नहीं, ये 3D में भी है। सो अगर तो इस तरह की कोई 3D मैट्रिक्स है जो कि आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो है, तो इसकी मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि 3D स्पेस सारी की सारी 2D प्लेन पे कोलैप्स हो जाए, ठीक है। सो लेट्स से इस तरह का केस जिस जहाँ पे 3D जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो बेसिकली अब 2D मतलब उसका उसका जो रैंक है 2 है, या यूं कहें कि उसने सारी की सारी आउटपुट 3D स्पेस को 2D प्लेन में कोलैप्स किया। एक और तरीका कार ये है कि 3D से 2D की बजाय 3D ट्रांसफॉर्मेशन पूरी की पूरी लाइन पे कोलैप्स कर दे आपकी सारी की सारी वेक्टर्स को। और एक और इस तरह की हो सकती है जो कि 3D स्पेस को एक पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म कर दे, ठीक है। मगर जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो ये ऐन मुमकिन है कि आपके पास अगर तो मतलब सोल्यूशन फिर भी एग्जिस्ट करता है, यानी डिटर्मिनेंट बेशक जीरो हो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का, आपने उम्मीद ये करनी है कि अगर तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि 3D को 2D लाइन पे कन्वर्ट कर देती है, तो बस अगर तो आउटपुट वेक्टर v उसी लाइन पे आता है तो आप x निकाल सकते हैं, अदरवाइज x नहीं निकाल सकते, ठीक है। यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी a जिसने x को ट्रांसफॉर्म कर दिया इस येलो वेक्टर में, ठीक है। तब तो आप x निकाल सकते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। मगर अगर तो आपके पास जो आउटपुट वेक्टर v है, यानी मैं आपसे कहूँ कि भाई आउटपुट वेक्टर v फॉर एग्जांपल यू नो 1 1 है, सॉरी 1 - 1 है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो उसके ट्रांसफॉर्म यानी ए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो है फॉर एग्जांपल 2 1 और क्या कहेंगे -2 - 1, ठीक है। यानी ए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसमें जो आई हैट है वो इधर ट्रांसफॉर्म हो गया, जे हैट इधर ट्रांसफॉर्म हो गया। यानी कि जो उसके जो पहले दोनों कॉलम्स हैं उसमें से पहला कॉलम है मैट्रिक्स ए का 2 1 और दूसरा कॉलम है -2 - 1, ठीक है। विच मीन्स दैट जे हैट इज नेगेटिव आई हैट, ठीक है। अब चूंकि वेल 2 1 और -2 - 1 अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लें तो जीरो आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई -1, सो -2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। सो ये आपका इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। मगर इसके बावजूद अगर तो मैं आपको v वेक्टर ये वाला बताऊं ना जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर एग्जांपल -4 -2, तब तो आप x फाइंड कर सकते हैं। अच्छा वो कैसे कर सकते हैं वो उसकी मैं बात में, मगर अगर मैं आपको v कहूं कि नहीं भाई v ये नहीं है बल्कि ये वाला वेक्टर है जो कि -1 - 1 है, तब आप ये तो बेसिकली आप हुआ ये कि मैंने आपको वेक्टर ही गलत बताया है। यानी इस तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बल्कि यूं कहें कि इस तरह का कोई वेक्टर एक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिस पे अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए अप्लाई करें तो वो आपको ये वाला वेक्टर दे दे। एटलीस्ट इन बेसिस फंक्शंस के लिए इस मतलब जो कोई वेक्टर एक्स वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है।
सो आपको उम्मीद ये करनी चाहिए कि जब आप इस तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, जो कि बेसिकली आपकी 2D स्पेस को एक लाइन में कन्वर्ट कर दे, तो आपने उम्मीद ये करनी है कि जो आउटपुट वेक्टर वी आ रहा है, अगर तो वो उसी लाइन पे लाई कर रहा है, तब तो आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो ये है बेसिक सी चीज, जो कि इवन अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो, या यूं कहें कि आउटपुट स्पेस की डायमेंशन इनपुट स्पेस से कम हो, तब भी आपके पास वेक्टर एक्स यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, गिवन दैट आउटपुट बी लाइज ऑन दिस लाइन। ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन कैन नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये जो लेट्स से अगर ये आउटपुट वेक्टर वी है, जो कि एक बेसिकली क्या कहेंगे आई हैट और जे हैट के स्पैन में है, तो अब हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, और इसमें भी और ये सेम स्टोरी मतलब 3D स्पेस में भी बिल्कुल वैलिड है कि आपके पास इस तरह का कोई लेट्स से अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं कि लेट्स से ये जो है वेक्टर, मतलब मैं कैसे फाइंड करूंगा। लेट्स से अगर जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी, अगर वो याद हो तो हम हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी वो इस तरह की थी कि यानी जिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ने ये जो 2D स्पेस थी उसको लाइन पे कोलैप्स कर दिया। ठीक है, सो इसमें अगर आप देखें तो आई हैट के ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं और जे हैट के ये, सो आई हैट बेसिकली 2 1 है और जे हैट है व्हाट -2 -1। ठीक है, सो आई हैट है 2 1 और जे हैट है -2 -1। ठीक है, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए है। मैं आपसे पूछना है कि भाई मुझे एक्स बताओ, इस तरह के एक्स वी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, और वी के मैं वी के भी कोऑर्डिनेट्स मैं आपको दूंगा। ठीक है, अच्छा, वी के सो लेट्स से मैं वी के कोऑर्डिनेट्स आपको बोल देता हूँ 4 2। ठीक है, आई मीन वी के कोऑर्डिनेट्स तो कोई भी हो सकते हैं। सो लेट्स से इस केस में हमने देखा था जब, सो फॉर एग्जांपल वी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो इस केस में क्या कहेंगे, -4 और -2 थे। ठीक है, सो -4 -2, इनफैक्ट वी का इसी तरह अगर एक और वेक्टर है, लेट्स से वो 4 2 है, 1 2 3 4 1 और 2, सो वो देखें वो इधर आएगी सर। ये यानी एक वेक्टर 4 2 है, वो भी इस लाइन पे लाई कर रहा है, -4 -2 वो भी इस लाइन पे लाई कर रहा है। यानी कोई भी वेक्टर वी, आउटपुट वी, अगर आपके पास इस लाइन पे लाई करती हो, तो वो एक्स आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं वो भी अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स से आपके पास आउटपुट वेक्टर वी है, वो -4 -2 है, या 4 2 है, मतलब कोई भी इसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं जो कि इस लाइन पे लाई कर रहे हो। सो अगर तो आपके पास आउटपुट वेक्टर वी 4 2 है, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये है कि जो कि आई हैट को इधर लेके गई है, जे हैट को इधर लेके गई है। तो अब आपके पास एक्स इतने सारे वेक्टर्स आ रहे हैं बेसिकली, जिनकी वैल्यूज मतलब जो कि इंडिविजुअल एक्स को शो कर रहे हैं, और इनमें से हर एक एक्स इस ए मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और वी को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने मर्जी वेक्टर्स हैं, उनमें से हर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को अगर आप इधर रखें और इसको इस ए से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर 4 2 आएगा। ठीक है, यानी वही वेक्टर बेसिकली आपके पास आ जाएगा जो कि मतलब आपके पास इस केस में आता है। यानी वो बहुत सारे वेक्टर्स हैं एक्स, यानी एक्स की बहुत सारी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, जिसको जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो आउटपुट वेक्टर वी इस लाइन पे आए। ठीक है, अब उसकी एक एग्जांपल है कि वी की वैल्यू अगर 4 2 है, और यू नो जो आई है मतलब ए की वैल्यू है बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू है 2 1 और -2 -1। ठीक है, सो 2 1 -2 -1, और वी, मैं आपको वी कहता हूँ, वी की वैल्यू है लेट्स से 4 2। ठीक है, तो अब अगर आप x की वैल्यू देखें, फॉर एग्जांपल x, अगर आप ये वाला वेक्टर देखें, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -2, यानी अगर आप इधर 0 -2 लिखें, तो आपके पास क्या होता है, वेल आपके पास x आता है, अगर लेट्स से x की वैल्यू हो ये वाला वेक्टर 0 -2, तो आपके पास v बेसिकली 4 2 आएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 4। इसी तरह अगर इधर 0 -2 है, सो 0 और -2 मल्टीप्लाई -1 इज 2।
ठीक है। सो आउटपुट वेक्टर वी आपके इस केस में मतलब अगर ये वाला वेक्टर हो तो भी क्या कहेंगे 4 2 आता है। इसी तरह कोई भी और वेक्टर ले लें, 1 -1 ले लें आप, ठीक है। ठीक है, सो 1 -1 फॉर एग्जांपल ये वाला वेक्टर है। अगर आप x की जगह 1 -1 पुट करेंगे तो भी आप a और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि आंसर क्या कहेंगे 4 2 ही आएगा। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज आल्सो 4। ठीक है, सो इन शॉर्ट आप ये जो इंडिविजुअल वेक्टर्स देख रहे हैं आप इनमें से हर एक को इधर पुट करते जाएं तो आप देखेंगे कि आउटपुट वेक्टर v एक ही वेक्टर आ रहा होगा विच इज 4 2। यानी कि इनपुट x बहुत सारे इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं जो कि जब मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करूं जिसका डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मुझे आउटपुट एक सिंगल आउटपुट पे ले जाए। ठीक है, सो x की वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, v एक है। ठीक है, यानी पूरी की पूरी, और अगर आप इसको नोटिस करते जाएं तो ये बेसिकली आउटपुट वेक्टर x पूरी की पूरी लाइन में कोई भी एक पॉइंट हो सकता है और वो पॉइंट इस तरह का होगा कि जब मैं उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे बेसिकली पूरी की पूरी लाइन को एक सिंगल पॉइंट ऑफ v पे ट्रांसफॉर्म कर दे। ठीक है, अच्छा अब आपने पहले आप उनसे पूछेंगे सोल्यूशन कैसे निकालना है, यानी आप मतलब इतने सारे सोल्यूशन है तो उनमें से बस बेसिकली कौन सा सोल्यूशन वैलिड है, तो उसका आंसर ये कि सोल्यूशन सारे के सारे वैलिड हैं। यानी आप इन सारे के सारे जो इनपुट की वैल्यूज आ रही हैं, यानी इनपुट एक्स की वैल्यूज जो आ रही हैं, आप इनमें से इतने सारे एक्स में से कोई भी एक्स चूज कर लें। ठीक है, यानी कि सबसे पहला जो बुनियादी कंस्ट्रेंट है वो ये कि वी को इस लाइन पे लाई करना चाहिए। ठीक है, यानी v को मतलब बेसिकली जो x और y हैट, x डैश और x मतलब जो ट्रांसफॉर्म वर्जन है x और i हैट और j हैट के, सबसे पहली बात ये कि v को उस ट्रांसफॉर्म वेक्टर के स्पैन में आना चाहिए। स्पैन से क्या मुराद है, यानी कि आप i हैट को किसी एक वेक्टर से किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें और j हैट को दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो आप v तक पहुंच जाएं। और ये लाइन बेसिकली अगर आप देखें तो i हैट, इसमें j हैट i हैट पे डिपेंडेंट है, यानी आई हैट को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो जे हैट बन जाता है। और ये कि अगर कोई भी पॉइंट वी है तो मैं यानी कोई भी लेट से वेक्टर वी है जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है तो मैं उस वेक्टर तक आई हैट और या जे हैट के जरिए पहुंच सकता हूँ। यानी दो वेक्टर्स दोनों का लाजमी होना मतलब ये चूंकि ए हैट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, या यूं कहें कि जो जे हैट है इस केस में वो आई हैट का स्केल्ड वर्जन है, तो कोई भी एक वेक्टर आउटपुट वेक्टर वी होगा, मैं उस वेक्टर तक आई हैट और जे हैट के जरिए पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो अगर तो आउटपुट वेक्टर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो बेसिकली आपके पास इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, उसमें से कोई भी आप एक पिक एंड चूज कर लें। इससे क्या मुराद है, कोई भी एक पिक एंड चूज करने से मुराद ये कि लेट से आपके पास अगर आउटपुट वेक्टर वी 4 2 है, ठीक है, और 4 2 से मुराद ये कि अगर आप एक्स को लें, आई हैट को लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वेक्टर आ जाता है, या जे हैट लें उसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आपके पास आउटपुट वेक्टर भी आ जाता है। यानी वी इज सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ योर आई हैट और जे हैट। अगर तो ऐसा है तो फिर आप बेसिकली x की कोई भी एक मतलब x आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो इतने सारे पॉसिबल जो वैल्यूज बन रही हैं x की, उनमें से आप कोई भी एक वैल्यू उठा लें, मतलब जो वेक्टर x है उसका x कोऑर्डिनेट कोई भी एक अज्यूम करें। सो लेट्स से मैं कहता हूँ ये कि भाई जो मैं वो वाला वेक्टर x उठाऊंगा जिसका लेट्स से x कोऑर्डिनेट है लेट्स से 2। ठीक है, सो आप इधर 2 पुट करें और नीचे y की वैल्यू आपने खुद निकालनी है। ठीक है, यानी वेक्टर x का कोई भी एक कोऑर्डिनेट फिक्स कर लें और दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, सो वेक्टर x की अगर आपने लेट से x कोऑर्डिनेट 2 अज्यूम किया है तो y आपके पास क्या आएगा, वेल अगर आप y निकालेंगे तो बेसिकली y 0 ही आएगा। ठीक है, या आपने कोई भी लेट से आपने ये वाला पॉइंट चूज किया फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आपने 1 2 3 चूज की। ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू मतलब वेक्टर x का x कोऑर्डिनेट 3 चूज करेंगे तो आप देखेंगे कि y आपके पास 1 आना चाहिए, और ऑब्वियसली 3 2 आर 6 6, और अगर नीचे 1 हो तो 6 - 2 इज 4, यानी 4 2 अगर आउटपुट के पास आउटपुट वेक्टर है तो, और इनपुट मैट्रिक्स ए ये है तो, और जो वेक्टर x है अगर आप उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 3 चूज करते हैं तो आपको y लाजमी 1 चूज करना है, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है,
सो इसका तरीकाकार ये है कि आप कोई भी एक एक्स की मतलब आउटपुट वेक्टर इनपुट वेक्टर एक्स अगर आपको चाहिए कोई इस तरह का जो कि वी में ट्रांसफॉर्म हो गया हो, तो आप उसका सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर डिटरमिनेंट जीरो है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर तो ये वाला मेथड करें, ए इनवर्स एक्स, ठीक है, ए इनवर्स वी। अगर तो डिटरमिनेंट जीरो है तो फिर आप देखें कि आया आउटपुट आपके पास जो इनपुट का स्पैन है उसमें लाई कर रही है या नहीं, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई हैट या जे हैट से आप वी तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। अगर तो पहुंच पा रहे हैं तो बस इसका मतलब ये है कि आप एक्स जो वेक्टर एक्स है उसका कोई भी एक कोऑर्डिनेट, चाहे तो वाई चाहे तो एक्स, एक की वैल्यू कोई भी अपनी तरफ से अज्यूम कर लें और दूसरी वैल्यू निकाल लें। ठीक है जी। सो इस तरह आप बेसिकली यू नो क्या कहेंगे, a set of all possible values of x में से कोई भी एक x चूज कर सकते हैं, that satisfies this equation। अच्छा, सो अब हम आ जाते हैं एक और टर्मिनोलॉजी पे जो कि बेसिकली है रैंक की। इसमें एक तो लेट्स आपके पास थ्री ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की है जो कि बेसिकली थ्री डी को एक लाइन पे ट्रांसफॉर्म कर रही है, और दूसरी इस तरह की है जो कि थ्री डी स्पेस को एक प्लेन पे ट्रांसफॉर्म कर रही है। सो दोनों केस में डिटरमिनेंट तो जीरो है, मगर पहले के केस में जो रैंक है उसका वन है, मतलब उस आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का रैंक वन है। यानी अगर तो आपके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की है जो कि टू डी लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर टू डी स्पेस है, आपने उसको वन डी लाइन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो अब आउटपुट डायमेंशन वन है, तो इसका मतलब ये कि रैंक वन। लाइकवाइज अगर थ्री डी स्पेस को आप मतलब इस तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि थ्री डी स्पेस को एक लाइन पे ट्रांसफॉर्म कर रही है, तो भी उसका रैंक वन है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई थ्री डी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थ्री डी स्पेस को टू डी में टू डी प्लेन पे ट्रांसफॉर्म कर रही है, तो उसका रैंक टू है। और इसी तरह मतलब ये बेसिकली आपके पास जो रैंक की टर्मिनोलॉजी है ये उस वक्त यूज होती है जो कि बेसिकली आप ये देखना चाहते हैं कि आउटपुट मैट्रिक्स की जो आउटपुट स्पेस है उस उसकी कितनी डायमेंशन होगी। ठीक है। अब अच्छा, इसी तरह और ये रैंक टू से मुराद ये है कि अगर आपके पास मतलब दोनों लेट्स से अगर आपके पास कोई टू डी ट्रांसफॉर्म है, वो उसको आपने एक और टू डी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, यानी एक टू डी स्पेस को टू डी स्पेस में ही ट्रांसफॉर्म किया है, तो डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं है और उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का रैंक टू है। यानी आप पहले भी टू डी स्पेस में हर पॉइंट मूव कर सकते थे, अभी भी पूरी की पूरी टू डी स्पेस में हर पॉइंट मूव कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। मगर अगर कोई इस तरह की लेट्स से इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थ्री डी है, ठीक है, यानी आपके पास तीन बेसिस वेक्टर्स हैं और आपने उनको इस तरह ट्रांसफॉर्म किया कि वो बेसिकली एक टू डी प्लेन पे ट्रांसफॉर्म हो गए, तो रैंक अब भी टू है। यानी आउटपुट बेसिकली आउटपुट जो आउटपुट जो बेसिस वेक्टर्स आने हैं उनका स्पैन अभी भी टू डी स्पेस है, मगर इस केस में डिटर्मिनेंट जीरो है। तो अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थ्री डी स्पेस को टू डी प्लेन पे मैप कर रही है तो उसका रैंक टू है, डिटर्मिनेंट जीरो है। मगर ये कि अगर कोई टू डी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है और उसको आप टू डी को टू डी पे ही लाया कर रहे हैं, आउटपुट रैंक उसका भी टू है, मगर ये कि इस केस में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है। सो रैंक का डिटर्मिनेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, एक बात। बस इसमें ये है कि आपके पास जो रैंक होगा वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर इनपुट का रैंक आउटपुट के रैंक के इक्वल है तो इसका मतलब ये कि फुल रैंक मैट्रिक्स है आपके पास, और ये कि अगर इनपुट का रैंक ज्यादा था आउटपुट का रैंक कम है तो इसका मतलब ये कि डिटर्मिनेंट जीरो है। सो आउटपुट सिर्फ आउटपुट के रैंक को देख के आप ये नहीं बता सकते कि डायमेंशनैलिटी रिड्यूस हुई है या नहीं। आपको इनपुट के रैंक वर्सेस आउटपुट के रैंक को क्या कहेंगे, मतलब आपको देखना ये पड़ेगा कि जो इनपुट स्पेस है उसका स्पैन कितना है वर्सेस आउटपुट जो था उसका स्पेस कितना, उसका स्पैन कितना है। ठीक है। अच्छा, सो अब हम आ जाते इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली कॉलम स्पेस। अच्छा, अब आपने रैंक किस तरह सबसे पहला सवाल ये कि आप रैंक किस तरह निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, एक तो सबसे पहले तो आपने करने की ट्रेडिशनल तरीकेकार देखना है रैंक का कि वो किस तरह निकलता है। मगर बेसिकली आपके पास जो रैंक होते हैं ना, वो यूं कहें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है। अच्छा, सबसे पहले बात रैंक बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का होता है। ठीक है।
और वो रैंक अगर तो वेल बेसिकली वो रैंक होता है कि ये कि आपने देखना होता है कि कितने जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसमें कितने कॉलम्स हैं जो कि क्या कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और इस जुमले को घर जाके सोचिएगा, यानी आपने देखना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसमें कितने मतलब कितने वेक्टर्स, यानी बेसिकली लेट से आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी वो क्या होती है, वो आई हैट और जे हैट के लैंडिंग स्पॉट्स बता रही होती है, ठीक है। तो अगर तो आई हैट लेट से अगर आपके पास आई हैट जे हैट और के हैट इस तरह ट्रांसफॉर्म हुए हैं जो कि 3D स्पेस को एक 2D प्लेन पे ट्रांसफॉर्म हो गए, यानी आपके पास आई हैट जे हैट के हैट यूं कहें कि एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें से जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो दो ही हैं, ठीक है। तीसरा वेक्टर फालतू का है, तो इसलिए इसका रैंक 2 बन रहा है, यानी जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो 3 में से 2 ही हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका रैंक 2 है। अच्छा राइट, सो अच्छा अब सो इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है कॉलम स्पेस, और कॉलम स्पेस बेसिकली आपको ये बताती है कि वो मतलब लेट से आपके पास अगर आप मतलब लेट से कोई आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, वो कितने आप उस लेट से अगर पहले आप 2D के उसका जो स्पैन था आपके पास आई हेड जे हेड का पूरे का पूरा पूरी पूरी 2D स्पेस थी। अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इस तरह की आई है कि जो कि आपके पास नए वेक्टर्स बता रही है। तो वो जो स्पैन होता है ऑफ योर आउटपुट, सो वो बेसिकली आपके पास कॉलम स्पेस होती है, यानी इनपुट एक तो स्पैन था इनपुट वेक्टर्स का, यानी इनपुट बेसिस वेक्टर्स का, एक तो और वो यानी उसको क्या कहेंगे इनपुट स्पेस है, ठीक है। अब ये जो स्पैन है ना आपके पास, जो कि आपके पास क्या कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो स्पैन है, या यूं कहें कि जो आउटपुट का स्पैन आएगा आपके पास, वो बेसिकली आपको ये बताएगा कि वो कितने पॉइंट्स हैं कि जिन पे आप इन इस आई हैट और जे हैट से के जरिए पहुंच सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट और ट्रांसफॉर्म्ड जे हैट का जो स्पैन है आपके पास, वो आपके पास कॉलम स्पेस कहलाता है, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास अगर बेसिस वेक्टर इस तरह के हैं, तो अब आपका जो स्पैन है वो एक लाइन ही है, ठीक है। सो इस केस में कॉलम स्पेस आपके स्पैन बता रहा है ऑफ योर आउटपुट स्पेस, ठीक है। और अगर आप देखें तो आपको सॉल्यूशन एक्स को एग्जिस्ट करने के लिए जो आपके पास आउटपुट वेक्टर वी है उसको कॉलम स्पेस में लाई करना चाहिए, ठीक है। यानी जो भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसका जो स्पैन आ रहा है कॉलम स्पेस, जिसको मैं बोल रहा हूँ आपकी जो आउटपुट वेक्टर वी है उसको उस कॉलम स्पेस में लाई करना चाहिए, जिस तरह हमने देखा था कि आउटपुट वेक्टर वी बेसिकली इस लाइन पे आ रहा था, ठीक है। सो सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करने के लिए जो आउटपुट वेक्टर वी है उसको कॉलम स्पेस के अंदर अंदर एग्जिस्ट करना लाजमी है। अच्छा, सो अब आपके पास जो मतलब रैंक की जो अच्छी सही डेफिनेशन है वो ये होगी कि आपके पास जो कॉलम स्पेस है उसकी जो जितनी डायमेंशन हैं वो, यानी अगर आपके पास कोई 3D ट्रांसफॉर्मेशन थी, उसने बेसिकली आप लेट से कोई 2D ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसने पूरी की पूरी 2D स्पेस को एक लाइन पे मूव कर दिया है, तो अब आपके पास जो कॉलम स्पेस आ रही है वो एक लाइन है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो जितनी भी डायमेंशन है उस लाइन की डायमेंशन 1 होती है, तो रैंक 1 होगा। इसी तरह आपके पास फुल रैंक ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह होगी कि जब अगर आपके पास जो कॉलम स्पेस थी वो बेसिकली 3D इसके लिए मतलब तीन वेक्टर्स के लिए अगर आपके पास पूरी की पूरी कॉलम स्पेस 3D आ रही है, यानी आउटपुट स्पेस 3D है, तो आप कहेंगे कि ये कॉलम मतलब इसका जो रैंक है वो 3 है। एक और बात ये है कि जो 0 0 वेक्टर है वो उधर ही रहता है, यानी जो अगर आपके पास कोई भी मतलब ax इक्वल टू वी है और उसमें आप देखना चाहें कि आउटपुट लेट्स से अगर आपके फुल रैंक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, यानी जिसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, ठीक है, यानी 2D की स्पेस 2D पे मूव हो रही है, 3D स्पेस 3D स्पेस में मूव हो रही है, यानी डायमेंशनलिटी रिड्यूस नहीं हो रही, तो बेसिकली आपके पास एक ही
मतलब ए एक्स इक्वल टू वी है, तो इसका मतलब ये है कि एक ही एक्स की वैल्यू 0 0 होगी, तभी आउटपुट वैल्यू वी 0 0 आएगा। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू मतलब अगर आपसे पूछूं कि भाई ओरिजिन ओरिजिन पे ही रहता है, तो ओरिजिन अगर एक पॉइंट है, यानी एक्स की वैल्यू अगर 0 0 है, तो मैं उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आउटपुट वेक्टर आउटपुट जो वी है वो 0 0 आएगा। मगर अगर तो डिटर्मिनेंट 0 है, तब मसला ये होता है कि आपके पास लेट्स से अगर 2D स्पेस एक लाइन पे ट्रांसफॉर्म हो गई है, तो अब पूरी की पूरी एक लाइन है जो कि एक 0 0 पे ट्रांसफॉर्म हुई है। यानी वो हमने देखा था कि अगर आपका इस तरह का केस है कि जिसमें 2D स्पेस एक लाइन पे ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो हमने देखा था कि v के अगेंस्ट पूरे के पूरी वैल्यूज होती हैं जो कि इस तरह की हो सकती हैं कि यानी आपके पास जो आउटपुट स्पेस है, लेट्स से अगर इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि 2D स्पेस को 1D लाइन पे ट्रांसफॉर्म कर रही है, तो आपके पास पूरे एक वी के लिए, यानी एक वेक्टर जो कि इस लाइन पे रहता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है फॉर एग्जांपल -4 -2, उसके लिए बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं एक्स की। ठीक है, तो 2D से 1D लाइन में ट्रांसफॉर्म किए एक वी के अगेंस्ट मेरे पास बहुत सारे मतलब बहुत सारी वो आ सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, ठीक है। सो एक सिंगल वेक्टर के अगेंस्ट बहुत यानी 2D पूरी की पूरी 1D लाइन, अगर आप देखें ये एक मतलब इतने सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स थी जो कि 1D लाइन पे लाई कर रही थी, वो सारी की सारी उठ के एक पॉइंट पे मैप हो गई हैं। ठीक है, यानी एक एक पॉइंट सॉरी एक लाइन एक पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म हुई है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपके पास इस तरह का सिनेरियो हो सकता है कि जब आपके पास इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे जो कि लेट्स से अगर जिसका डिटर्मिनेंट ए जीरो, जो कि पूरी की पूरी एक लाइन को ओरिजिन पे मैप कर दे। ठीक है, अगर तो डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, तब तो आपके पास एक ही पॉइंट आएगा जो कि 0 0 है। ठीक है, जो कि बेसिकली आपके पास मतलब इनपुट अगर 0 0 एक्स 0 0 है, तो आउटपुट वी भी 0 0 है, तो वो एक ही पॉइंट होगा, एक ही एक्स की वैल्यू होगी, एक ही वी की वैल्यू होगी, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। और अगर डिटर्मिनेंट 0 है, तब आपके पास वो डिपेंड करेगा कि क्या रैंक है। मगर ये कि इस तरह का केस हो सकता है कि अगर लेट्स से 2D 1D लाइन पे ट्रांसफॉर्म हुई है 2D स्पेस, तो पूरी का पूरा पूरी की पूरी लाइन होगी जो कि एक 0 0 पे मैप हो जाएगी। ठीक है, यानी एक्स की इतनी सारी वैल्यूज होंगी जो कि v इज इक्वल टू 0 0 पे मैप होंगी। ठीक है, सो अगर 2D से 1D स्पेस है, इसी तरह अगर 3D से 2D स्पेस है, तो पूरे का पूरा एक पूरी की पूरी इस तरह की लाइन है जो कि 0 0 पे मैप हो रही है। अगर 3D सो यानी 3D स्पेस अगर 2D प्लेन पे ट्रांसफॉर्म हुई है, तो इसका मतलब ये है कि यू नो एक 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 पूरे का पूरा वेक्टर है जो कि 0 0 पे एक पॉइंट मैप हुआ है। इसका मतलब इसी तरह अगर कोई 3D ट्रांसफॉर्म इस तरह की है जो कि आपके बेसिस वेक्टर्स को इस तरह ट्रांसफॉर्म करती है कि वो तीनों के तीनों बेसिस वेक्टर्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई प्लेन इस तरह का लाजमी एग्जिस्ट करता है जो कि सारे का सारा उठ के 0 0 पे चला गया है। ठीक है, यानी कि अगर तो आपके पास आउटपुट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इस तरह की है जो कि एक 3D स्पेस को एक प्लेन पे मैप कर रही है, तब इसका मतलब ये है कि आप 3D मतलब 3D से 2D पे गए हैं। ठीक है, और इसका टेक्निकल मतलब ये है कि आप कि अगर आप ये पूछूं कि एक पॉइंट था जो कि जिस आउटपुट लेट से वेक्टर v 0 0 था, तो अब उसके अगेंस्ट आप मुझे कह सकते हैं इसका मतलब ये कि पूरी की पूरी लाइन है जो कि उस पॉइंट पे मूव की है, इसलिए कि 1D से आप एक पॉइंट पे आ गए तो आपके पास वो 0 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की है जो कि 3D से 1D पे मैपिंग करवा रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पास पूरे का पूरा कोई ना कोई 2D प्लेन है जो कि 0 0 पे मैप हो रहा है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो यानी अब वो सारे के सारे वेक्टर्स जो कि
आपके पास 0 0 पे मैप हो जाए, वो कहलाती है नल स्पेस या कर्नल। यानी जो टेक्निकल वर्ड है, क्या कहेंगे, कर्नल ऑफ अ मैट्रिक्स या नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, वो आपको ये बताती है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं एक्स के जो कि 0 0 पे ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक है, अब यानी आउटपुट आपके पास जो v था वो 0 0 है, और मैं पूछता हूँ कि मुझे x के वो तमाम के तमाम वेक्टर्स बताओ जिन पे मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँ तो वो 0 0 पे मैप हो जाए। और ये लाजमी नहीं है कि x एक मतलब एक लाइन ही हो। हमने देखा था कि इस केस में मेरे पास x इस तरह का प्लेन हो सकता है। लेट्स से अगर इस तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि आपके पास 3D स्पेस को एक 1D लाइन पे कोलैप्स कर रही है, तो पूरे का पूरा प्लेन इस तरह का हो सकता है जो कि आपके पास 0 0 पे ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है, यानी x की इतनी सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो कि इस प्लेन पे लाई कर रही हूँ, जिसके कोऑर्डिनेट्स इस प्लेन पे लाई कर रहे हो, और आप उन कोऑर्डिनेट्स को अगर आप अप्लाई करें उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए को, तो आपके पास 0 0 आ जाए। ठीक है, सो नल नल स्पेस बेसिकली वो स्पेस ऑफ वेक्टर्स है, एक्स है, जिसको आप अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 0 0 है। ठीक है, सो ये मतलब ये कहलाएगी नल स्पेस या कर्नल ऑफ योर मैट्रिक्स। अच्छा, इसी तरह आपके पास नॉन स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशंस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। इससे मुराद ये है कि आपके पास लेट्स से अगर 3/2 की मैट्रिक्स है, अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर, पहली बात है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का साइज है 3x2। ठीक है, यानी 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। ये 3x2 कॉलम्स बेसिकली 2x1 के एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी 2 रोज एक कॉलम के एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि मतलब 3x2 है तो किसी भी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई होने के लिए 2 क्रॉस समथिंग का होना लाजमी है। ठीक है, सो 2 रोज एक कॉलम का जो एक वेक्टर है वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब चूंकि 2 रोज एक कॉलम का मैट्रिक्स का वेक्टर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इससे मुराद ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की है जो कि आपको ये कह रही है कि आपके पास एक क्या कहेंगे, 2D स्पेस थी जिसमें आई हैट और जे हैट लाया कर रहे थे 2D स्पेस में। ठीक है, और अब वो आई हैट और जे हैट उठ के 3D स्पेस में चले गए। यानी वो आई हैट लेट्स से जिसके कोऑर्डिनेट 1 0 था, अब वो उठ के -2 -1 -2 पे चला गया। इसी तरह जे हैट उठ के 0 1 1 पे चला गया। ठीक है, यानी पहले वो वेक्टर्स 2D स्पेस में लाई कर रहे थे आई हैट और जे हैट, अब ये जो वेक्टर्स हैं ये एक 3D स्पेस में लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसको आप यूं समझें कि एक कोई ना कोई 2D प्लेन था, उसमें आई हैट और जे हैट यानी पहले भी 2D में लाई कर रहे थे, अभी भी अगर आप देखें तो ये 2D में ही लाई कर रहे हैं। यानी इनका जो स्पैन है या ये यूं कहें कि जो रैंक है वो 2 ही है। पहले भी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का रैंक 2 है, और इससे मुराद ये कि आई हैट और जे हैट अगर पहले किसी 2D प्लेन पे लाई कर रहे थे, तो अब ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक ग्रीन वेक्टर है 2 -1 -2, और एक रेड वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 1। ठीक है, सो अब ये दोनों वेक्टर्स वंस अगेन 3D स्पेस में तो है, मगर स्पैन इनका 2D है। यानी बेसिकली अगर आप इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के जरिए किसी भी स्पेस तक पहुंचना चाहें तो आप देखेंगे कि आप एक प्लेन के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो अब मतलब ऑल्दो वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स तो थ्री मतलब ये जो वेक्टर्स हैं वो 3D स्पेस में लाई कर रहे हैं, मगर इनका स्पैन वंस अगेन 2D है। ठीक है, यानी मेरे पास जो दो वेक्टर्स हैं आई हैट और जे हैट, मैं उनके जरिए अगर पूरे का पूरा स्पैन देखना चाहूँ इस रेड और ग्रीन कलर के जो वेक्टर्स हैं इनका, तो एक 2D प्लेन बनता है। ठीक है, सो अब ऑल्दो ये स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तो नहीं है, मगर अच्छा, इनवर्स की स्टोरी तो मैं अभी फिलहाल बता भी नहीं रहा इसमें, यानी इनवर्स से क्या मुराद है इस मैट्रिक्स से। फॉर द टाइम बीइंग बस ये मैट्रिक्स कर ही रही है कि आपके पास आई हैट और जे हैट को 2D स्पेस से उठा के 3D स्पेस में ले गई है, मगर स्पैन अभी भी यानी आउटपुट स्पैन जो है वो 2D प्लेन ही बन रहा है। पहले भी 2D प्लेन था, अभी भी 2D प्लेन है। अच्छा, अच्छा, सो ऑल कॉलम स्पेस ऑब्वियसली वो मैंने बता दिया कि कॉलम स्पेस आपके पास 2D स्पेस 2D प्लेन ही है। ठीक है, यानी ये नहीं है कि आप कहें कि भाई मैं 3D स्पेस में हर जगह मूव कर सकता हूँ यूजिंग दीज टू वेक्टर्स। ऑब्वियसली दो वेक्टर्स हैं तो मैं मैक्सिमम एक 2D प्लेन पे ही लाई कर सकता हूँ। ठीक है,
तो अगर आपको इस तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिले जिसका साइज कुछ भी हो, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम्स से, तो आप इसको यूं इमेजिन करेंगे कि आपके पास कोई ना कोई, अगर लेट से 2 कॉलम्स हैं तो उसका मुराद ये कि 2 वेक्टर्स थे, यानी 2 बेसिस वेक्टर्स थे जो कि 2D स्पेस में लाई कर रहे थे, वो अब आपके पास ट्रांसफॉर्म हो गए हैं इनटू 3D स्पेस, मगर उनका स्पैन वंस अगेन अब ये डिपेंड करेगा कि अगर इन दोनों में से अगर कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका मतलब ये कि स्पैन उनका 2D है, अदरवाइज ये कि फिर या तो स्पैन 1 होगा या 0 होगा। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल उल्टी भी हो सकती है, यानी आपका इस तरह का भी केस हो सकता है कि 2 रोज और 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स हो। वेल, ये आपको ये कह रही है कि आपके पास अगर 3 कॉलम है, इसका मतलब ये है कि इनपुट 3 बेसिस वेक्टर्स थे। ठीक है। अच्छा, अब एक, यानी इसमें मसला ये है, अगर तो आपके इस तरह की कोई मैट्रिक्स है जिसका लेट से 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स अब आपको ये कह रही है कि वेल, आपके पास इनपुट में 3 बेसिस वेक्टर्स थे, यानी इनपुट स्पेस 3D स्पेस थी। ठीक है। और वो आई हैट और जे हैट बेसिकली अब आपके पास 2D स्पेस में, यानी तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं वो पहले 3D स्पेस में लाई कर रहे थे, अब वो 2D स्पेस में लाई कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस और इससे मुराद ये है कि यानी अगर आपने इसको विजुअली देखना हो तो पहले 3 वेक्टर्स थे जो कि 3 उसमें लाई कर रहे थे 3D स्पेस में, तीनों के तीनों बेसिस वेक्टर्स अब बेसिकली वो 2D स्पेस में लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि अब आप यानी आउटपुट जो कोऑर्डिनेट्स है ऑब्वियसली 2D, तो अब इसका मतलब ये है कि आपके पास वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी वो कोलैप्स हो गई इनटू इनटू सम सॉर्ट ऑफ 2D स्पेस। ठीक है। सो ये मतलब 3D से अगर 2D में आना हो तो उसके लिए आप जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो इस तरह की लिखेंगे जो कि आपको ये कह रही होगी कि वेल आई हैड 3 1 पे चला गया है, यानी 1 0 0 3 1 पे चला गया है, जो 0 1 1 था, सॉरी, जो 1 0 0 था वो 3 1 पे चला गया है, जो 0 1 0 था वो 1 5 पे चला गया, और इसी तरह 0 0 1 4 9 पे चला गया। ठीक है। यानी तीनों के तीनों बेसिस वेक्टर्स आपके पास इस तरह ट्रांसफॉर्म हो गए। और ऑब्वियसली अगर आप देखें, अगर आप इस तरह की कोई ना कोई 2 रोज 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स है, तो एक बात तो ये गारंटी है कि आप जो मर्जी इधर वैल्यूज पुट कर लें, कोई से 2 वेक्टर्स के जरिए तीसरे तक मैं लाजमी पहुंच सकता हूँ। ठीक है। सो ये लाजमी बात है कि अगर 3 वेक्टर्स 2D स्पेस में लाई कर रहे हैं तो वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, उनमें से बेसिकली 2 ही हैं जो कि काम के। अच्छा, सो फाइनली हम आखिरी जो टॉपिक है वो आज का डॉट प्रोडक्ट्स है। अब चूंकि मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं इसकी बस मैं अभी सुपरफिशियली गो थ्रू कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट से, तो होते कि वो होते क्या हैं। और बेसिकली होता है कि आप तो 2 वेक्टर्स को अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आपने उनके कोरिस्पॉन्डिंग एक्स को और वाई को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देना है। ठीक है। सो एक तो ये वही बेसिकली रटा रटाया मैकेनिज्म है जो कि मैं इस वक्त रिपीट कर रहा हूँ। उसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में जाने का यार टाइम नहीं है, इसलिए कि इतना ज्यादा टाइम अभी मुझे लग रहा है कि मैं इसी पे लगा दूं तो आगे जाके क्या बनेगा। तो फिलहाल आप ये अज्यूम करें कि अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं और जिसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप उनको 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप कर ये रहे हैं कि एक वेक्टर की प्रोजेक्टेड लेंथ को ऑन टू सेकंड वेक्टर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेंथ ऑफ सेकंड वेक्टर से। ठीक है। सो और इसमें ये भी हो सकता है कि अगर एक जो वेक्टर जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी लेंथ पिछले जो वेक्टर है उसके मुकाबले में लेंथ तो सेम मगर कि उसकी डायरेक्शन अगर उल्टी हुई है तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास नेगेटिव आएगा। अगर तो एक की प्रोजेक्शन ही 0 है, यानी दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये कि एक को दूसरे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी लेंथ 0 आ जाएगी। और ये कि अच्छा, और इसमें भी ये कम्युलेटिव ऑपरेशन इस तरह है कि अगर मैं मतलब v को प्रोजेक्ट करूं w पे और फिर दोनों की लेंथ को मल्टीप्लाई करूं, या w को प्रोजेक्ट करूं v पे और फिर दोनों की लेंथ को मल्टीप्लाई करूं, तो ये दोनों ऑपरेशंस आपस में बराबर हैं। यानी कि किसी भी एक वेक्टर को दूसरे पे प्रोजेक्ट करके आप उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरे वेक्टर से। ठीक है जी। सो
मतलब ये तो हो गए डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसकी और ये एसिमेट्रिक ऑपरेशन लग तो रहे हैं ऑब्वियसली, मगर ये कि इसके पीछे इंट्यूशन क्या है, यानी किस तरह ये दोनों प्रोसेस आपस में इक्वल हैं कि एक वेक्टर की प्रोजेक्शन को दूसरे से मल्टीप्लाई करूं, और कोई भी वेक्टर इनमें से हो सकता है, तो आपस में किस तरह इक्विवेलेंट है ये, इसकी बाकायदा ज्योमेट्रिक प्रूफ उस सीरीज में दिया हुआ है, जो कि आप इधर जाके देख सकते हैं। मैं मेरे पास उसमें जाने का टाइम नहीं, इसलिए कि मैंने आगे फिलहाल दौड़ना है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपके मतलब वो सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये ऑपरेशंस मतलब सिमेट्रिक क्यों है। यानी मैं अगर वी को मतलब डब्ल्यू को प्रोजेक्ट करूँ वी पे और इसकी लेंथ को इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये इसके इक्विवेलेंट क्यों है कि मैं अगर वी को प्रोजेक्ट करूँ डब्ल्यू पे और फिर इसकी लेंथ को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ प्रोजेक्ट लेंथ। सो ये आपस में कम्युनिटी में इसका प्रूफ जो है वो इसमें पूरी की पूरी वो वीडियो बनी जिसमें दिया गया, ठीक है। वंस अगेन इसके प्रूफ में मैं फिलहाल नहीं जा रहा, अगर किसी को शौक है तो बेसिकली इस पे जाके देख सकता है। सो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सो बाकी फिर जो है हम वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे।